नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज का बिंदु आरंभ करने से पहले मैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और एक बार मैं पुनः कहना चाहूँगा कि अचानक से समय सारणी में बदलाव हो जाने की वजह से अपनी क्लास जो 5 बजे शुरू होने वाली थी, ये अब से 9 बजे ही शुरू होगी। मेरे विद्वान साथी किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं, लगातार कक्षा को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो अब से उनको इस असुविधा का कोई सामना करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, अब से हमारी क्लास का समय 9 बजे का ही रहेगा और सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों को समाहित करते हुए एक समग्र व्याकरण की हम बात करने वाले हैं और इस दौर को हम आरंभ कर चुके हैं। दोस्तों, कल की कक्षा को समाप्त करने से ठीक पहले मैंने आपके सामने एक सवाल छोड़ा था, एक आपके सामने प्रश्न रखा था। मैं अपनी बात को उसी बिंदु से आरंभ कर रहा हूं। देखिए, बिंदु पे आते हैं एक बार। कल हम बात कर रहे थे भाषा के प्रकारों की। कल हम जो बात कर रहे थे वह कौन सी थी मित्रों? भाषा के प्रकार। और भाषा के जो प्रकार थे वो मैंने कितने बताए थे आप लोगों को? 3। कितने प्रकार हुए थे भाषा के? 3 प्रकार हुए थे, जिसमें सबसे पहला था मौखिक भाषा। जिसमें सबसे पहला कौन सा था मित्रों? मौखिक भाषा। दूसरा था लिखित भाषा। और तीसरा या जो अंतिम था वह था कौन सा मित्रों? सांकेतिक भाषा। यहाँ से बहुत सारी बातें आज हम करने वाले हैं। बिल्कुल, मैंने इस प्रश्न के जरिए आपका लेवल जानने का प्रयास किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे विद्वान दोस्तों, साथियों, आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। इसको ऐसे ही बनाए रखें और आप लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। इस चैनल को शेयर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का आभार। पुनः मैं एक बार स्वागत करता हूं अभी अभी मुझसे जुड़े दोस्तों को। एक बार पुनः उत्कर्ष टीम की ओर से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। हमारा आपका साथ ऐसे ही बना रहेगा। ध्यान दें एक बार वापस से, अब सवाल से शुरू कर रहा हूं आज के बिंदु को। कल का जो प्रश्न था मैंने उसमें पूछा था कि सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है। इन तीनों में सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है? सवाल यह था कि इन तीनों में सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है। कुछ एक विद्यार्थी जो आज ही पहली बार लाइव आए हैं उनको मैं बता दूं कि भाषा जो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होता है, भाषा जो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होता है, उसमें कुछ व्यक्ति बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वह होती है मौखिक भाषा। जब व्यक्ति बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है तो वहां होती है दोस्तों कौन सी? मौखिक भाषा। और यदि लिखकर विचारों का आदान प्रदान किया जाए, कैसे? लिखकर विचारों का आदान प्रदान किया जाए तो वहां होती है कौन सी? लिखित भाषा। और जब बोले भी नहीं और जब लिखे भी नहीं, केवल संकेत या इशारों के माध्यम से, केवल संकेत या इशारों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है तो वहां होती है कौन सी? सांकेतिक भाषा। वहां कौन सी होती है? सांकेतिक भाषा। ये सारी चर्चाएं हम कर चुके थे, ये सारी चर्चाएं हम कर चुके थे कि मौखिक भाषा में वार्तालाप कैसे किया जाएगा? बोलकर। लिखित भाषा में विचारों का आदान प्रदान कैसे होगा? लिखकर। और सांकेतिक भाषा में विचारों का आदान प्रदान कैसे होगा? संकेत या इशारों से। कैसे होगा? संकेत या इशारों से। अब मेरा जो सवाल है, जो मेरा जो आप लोगों से प्रश्न था, मैं उसे पुनः दोहराता हूं। क्या? कि सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है? सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है? बहुत लोगों के मैंने कमेंट्स में जवाब पढ़े हैं कि सर सांकेतिक होती है। बहुत सारे विद्वान साथियों ने यह भी जवाब दिया कि सर लिखित होती है। बहुत सारे साथियों ने यह भी बताया कि सर मौखिक होती है। मैं आपको बता देता हूं कि सबसे सरल भाषा कौन सी होगी और सबसे कठिन भाषा कौन सी होगी। बिल्कुल, हम दोनों बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं और कारण सहित बताऊंगा। मैंने यह भी कहा था कि जवाब के साथ आपको कारण का भी पता होना चाहिए कि सबसे सरल भाषा का यदि चुनाव आप मौखिक भाषा के रूप में करो या लिखित भाषा के रूप में करो या सांकेतिक भाषा के रूप में करो तो इसका कारण भी आपको बताना होगा कि क्यों है ऐसा। बिल्कुल, सबसे सरल भाषा यदि मौखिक भाषा को माना जाए तो वह सरल क्यों है, लिखित को माना जाए तो वह क्यों है, और सांकेतिक को माना जाए तो वह क्यों है, बताता हूं। ध्यान दें, सबसे सरल भाषा यदि पूछी जाए तो हमारा सदैव जवाब होना चाहिए कौन सी? मौखिक भाषा। कौन सी भाषा होनी चाहिए? मौखिक भाषा। और क्यों? उच्चारित रूप में हम जो ध्वनियां या जो शब्द बोलते हैं उनका सीधा अर्थ सुनने वाले के समझ में आ जाता है। वापस से बोल रहा हूं, यदि सबसे सरल भाषा आपसे पूछ ली जाए, यदि सबसे सरल भाषा आपसे पूछ ली जाए तो सरल का नाम आते ही एक ही जवाब आना चाहिए कि सबसे सरल भाषा कौन सी होती है? मौखिक भाषा होती है। कौन सी भाषा होती है सबसे सरल? मौखिक होती है। और क्यों?
क्योंकि उच्चारित शब्दों का, उच्चारित वर्णों का, उच्चारित वाक्यों का सुनने वाले के अर्थ समझ आ जाता है, सुनते ही अर्थ समझ आ जाता है। जैसे उदाहरण से समझो अब इसको, इसका कारण समझिए। मैं कहूं कि सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, और यदि आप भी प्रत्युत्तर देना चाहते हैं तो अपना थम्स अप कीजिए। बिल्कुल, कहने का मतलब यह हुआ कि जो मैंने कहा आपने सुना, सुनते ही आपके अर्थ समझ आया। इसका मतलब यह हुआ कि मौखिक भाषा में उच्चारित ध्वनियां अपना वास्तविक अर्थ रखती हैं, सुनते ही अर्थ समझ में आ जाता है। जैसे कक्षा में हम देखते हैं गुरुजिनों ने या विद्यार्थियों ने या हमारे किसी मित्र ने दरवाजे से बाहर से आवाज दी कि भाई आजा, बाहर आजा, हम खेलने चल रहे हैं, तो सुनते ही हमारे दिमाग में अर्थ समझ में आ जाता है कि वह कहना क्या चाह रहा है। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि मौखिक भाषा में जब विचारों का आदान प्रदान बोलकर किया जाए तो सुनने वाले के अर्थ समझ आ जाता है, सीधा अर्थ समझ में आ जाता है। इसके लिए आवश्यक नहीं कि सामने वाला साक्षर हो तो ही उसके समझ में आएगा, या सुनने वाला जो है हमारे विचार से सहमत हो तो ही उसके समझ में आएगा। जो उसके कान में आवाज जाती है और यदि वह सुनने योग्य है तो उसके प्रकट अर्थ समझ में आ जाएगा। मेरा कहने का आशय यही है कि मौखिक भाषा में जो भी बात कही जाएगी सुनने वाले के सुनते ही अर्थ समझ में आ जाता है, अतः वह सरल भाषा होगी। दूसरी बात करता हूं सबसे कठिन भाषा की। दोस्तों, सबसे कठिन भाषा के लिए यदि आपसे पूछा जाए तो सदैव आंसर कौन सा होगा? सांकेतिक होगा। कौन सा होगा? सांकेतिक होगा। अब आपके जहन में एक बात आ रही है कि सर, सबसे सरल तो आप मौखिक को बता रहे हो और सबसे कठिन सांकेतिक भाषा को बता रहे हो, तो इनके मध्य जो ये लिखित भाषा रह गई, इसका क्या रोल है? यह सरल है या कठिन है? यह सरल है या कठिन है? तो समझिए, लिखित भाषा सरल भी है और कठिन भी है। दोस्तों, लिखित भाषा जो है वह सरल भी है और कठिन भी है। सरल क्यों है वह भी कारण समझो, और कठिन क्यों है वह कारण भी जानिए। सरल भाषा मेरे लिए सरल है, लिखित भाषा मेरे लिए सरल है। क्यों? क्योंकि मुझे हिंदी लिखना और पढ़ना आता है। लेकिन यदि आप मुझे उर्दू या अन्य किसी भाषा में जिसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, या जो भाषा हमारे संपर्क में नहीं है, या जिस भाषा से हम संपर्क कम रखते हैं या संबंध नहीं रखते, वह भाषा हमारे साक्षर होने के बावजूद भी हमारे लिए क्या हो जाएगी? कठिन हो जाएगी। वह भाषा हमारे लिए क्या हो जाएगी? कठिन हो जाएगी। दादाजी या परदादाजी, पिताजी कभी स्कूल गए ही नहीं, बिल्कुल, और उनके सामने कोई खत आ जाता है, उनके सामने कोई पत्र आ जाता है, प्रार्थना पत्र आ जाता है, तो वे किसी न किसी साक्षर व्यक्ति के सामने ले जाकर वो कागज रख देते हैं कि जरा इसको देखकर बताएं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि लिखित भाषा उन व्यक्तियों के लिए, उन समूहों के लिए सरल होगी जो उसे जानते हैं, जो उसका ज्ञान रखते हैं, और उन लोगों के लिए कठिन होगी जो उसके बारे में नहीं जानते या उससे अनभिज्ञता रखते हैं। इसका मतलब यह सरल भी है और कठिन भी है। वापस से समझना इस बात को, मैंने लिखित भाषा को कहा है यह सरल भी है और यह कठिन भी है। सरल उनके लिए जो इससे परिचित हैं, सरल उनके लिए जो इससे परिचित हैं, और कठिन उनके लिए जो इससे अपरिचित हैं। जो इससे अपरिचित हैं उन लोगों के लिए लिखित भाषा क्या होगी? कठिन होगी। बहुत बार हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा कठिन लगती है। इसका मतलब यह हुआ कि लिखित भाषा में लिखा हुआ कोई भी अंग्रेजी भाषा का वाक्य होगा, हर किसी के समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल, मैं यहाँ पर किसी भाषा की आलोचना की बात नहीं कर रहा। मेरा कहने का संदर्भ यही है कि वो भाषा जिसे हम भली भांति परिचित नहीं हैं, वह भाषा जिसका हम लिखित और मौखिक रूप में ज्ञान नहीं रखते, वह भाषा हमारे लिए कठिन होगी। तो लिखित भाषा का हमें पता चल चुका कि ये सरल और कठिन दोनों प्रकार की विशेषताओं को समाहित किए होती है। अब आती है महत्वपूर्ण बात, जहां मैं आपको लेकर जाना चाहता था, वह कौन सा है? सबसे कठिन भाषा। दोस्तों, वापस से बता रहा हूं, सबसे सरल भाषा मौखिक भाषा। क्यों? क्योंकि उच्चारित ध्वनियों का प्रकट अर्थ होता है, सुनते ही समझ में आ जाती है। और सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है? सांकेतिक। क्यों होती है? अब इसका कारण बहुत आराम से समझिए। बिल्कुल, आप सभी के मैं कमेंट्स इतनी शीघ्रता से चल पा रहे हैं कि नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूं। मैं कहना चाहूंगा एक बार कमेंट्स पे ध्यान न दें, एक बार जो मैं बोल रहा हूं उन शब्दों पे गौर कीजिए। बहुत काम की बात बोलने वाला हूं। सबसे कठिन भाषा में कौन सी भाषा को बता रहा हूं? सांकेतिक को। और इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है वह जानिए मित्रों।
जैसे मैं मेरा हाथ हिला रहा हूं, क्या मुझे बता सकता है मैं कौन सा संकेत कर रहा हूं? कोई अनुमान नहीं है, कोई नहीं बता सकता। मेरा मतलब यह हुआ कि सांकेतिक भाषा कठिन इसलिए होती है, सबसे पहला कारण क्या है? संकेत निश्चित नहीं होते, संकेत निश्चित नहीं होते। जानना, इसको बहुत अच्छे से समझना मित्रों। सांकेतिक भाषा सबसे कठिन क्यों होती है? क्योंकि संकेत निश्चित नहीं होते। आप सांकेतिक भाषा में जिस व्यक्ति को संकेत से समझाना चाहते हो उसके लिए तो सांकेतिक भाषा समझ में आ रही है, लेकिन उसके अन्यत्र या आजू बाजू में रहने वाले व्यक्तियों को कभी समझ में नहीं आएगी। एक चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो सांकेतिक भाषा को कठिनता की तरफ लेके जाती है वह है क्या? कि संकेत कभी निश्चित नहीं होते। आप किसी भी संकेत को निश्चित नहीं कर सकते कि कौन सा संकेत क्या कहना चाह रहा है। एक उदाहरण से समझिए, हम कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में गए हुए हों या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और हमें उस आनंद की अनुभूति हो रही है जिस आनंद की उम्मीद करके, जैसे आप इस समय बिल्कुल जैसे आप इस समय लाइव क्लास को पढ़ करके एक अलग ही आत्मानुभूति कर रहे हो, ऐसा ही अगर आपको आनंद आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं? तालियां बजा करके, बिल्कुल ताली बजा करके अपने आनंद को अभिव्यक्त करते हैं। बहुत अच्छे से समझना मित्रों, बहुत माइनर बातें बता रहा हूं आपको। केवल व्याकरण के टॉपिकों का पाठ्यक्रम पूरा करना अपना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए, रटा मैं नहीं रहा हूं, हिंदी भाषा व्याकरण को मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। बिल्कुल सीखना है हमें कि क्या होता है वास्तव में, भाषा का मूल रहस्य क्या होता है। तो यदि किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमें आनंद की अनुभूति होती है और हम अपने आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए तालियां बजाते हैं, हमने एक जगह हम ताली का प्रयोग कर चुके हैं। एक जगह ताली का प्रयोग कहां कर चुके? कार्यक्रम में। कहां कर चुके? कार्यक्रम में। कहीं भी कार्यक्रम में गए और खुशी हुई, अच्छा लगा, तालियां बजाई। दूसरी बात, हम रास्ते से चल रहे होते हैं और कोई आश्चर्यजनक चीज हमें दिखाई देती है। हम रास्ते से चल रहे होते हैं और कोई आश्चर्यजनक चीज हमें अचानक दिखाई दे जाती है और हम न चाहते हुए भी हमारे हाथ से ताली बज जाती है। समझना इस बात को, हम रास्ते से चल रहे होते हैं और कोई अचानक आश्चर्यजनक चीज हमारे सामने आ जाती है और हम नहीं चाहते फिर भी हमारे हाथ से ताली बज जाती कि ओ अब क्या होगा। ताली दो जगह बजा चुका हूं मैं मित्रों, ध्यान देना। एक तो खुशी को अभिव्यक्त करने के लिए और दूसरी जगह जहां मुझे आश्चर्य हुआ वहां पे। दो बातें ध्यान रखना। अब तीसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ताली का प्रयोग और मैं कहां करूंगा। शाम को मेरे मित्र के साथ मुझे खेलने जाना होता है, शाम को मेरे मित्र के साथ मुझे खेलने जाना होता है और घर पर उसके पिताजी होते हैं। दरवाजे पर खड़ा होकर मित्र को आवाज नहीं दे सकता, दरवाजे पर खड़ा होकर के मित्र को आवाज नहीं दे सकता, तो मैंने उसे सूचना दे दी कि मैं तेरी खिड़की के पास आकर 2 बार ताली बजाऊंगा, तू बाहर आ जाना। समझना इस बात को, मैंने ताली कितनी जगह बजा ली? 3 जगह। अब उसके पिताजी को यह थोड़ी ना पता है कि 2 बार ताली बजाते ही मेरा बेटा खेलने के लिए बाहर निकल जाएगा। अर्थात संकेत इसीलिए कठिन होते हैं, संकेत इसीलिए कठिन होते हैं। बिल्कुल यह आज हिंदी की दूसरी ही कक्षा है, कल से ही हमने ये सेगमेंट आरंभ किया है और ये निरंतर चलेगा, इसी समय चलेगा। और आपको ये जो क्लास के समय सारणी में बदलाव हुआ है इसका पता नहीं लगा, इसकी वजह आप हैं विद्यार्थियों। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो हमारे परिवर्तन और टाइम शेड्यूल के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आप सबसे पहले बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि अचानक से कोई बदलाव हो, अचानक से कुछ नया इंप्लीमेंट्स अगर आ रहा होता है तो सबसे पहले वो आप तक पहुंच जाए। यदि आपने ई उत्कर्ष ऐप को भी इंस्टॉल नहीं किया तो वह भी कीजिए, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन नहीं किया तो वह भी कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दिए हुए हैं। बहुत अच्छे से समझना इस बात को कि मैं ताली को 3 जगह प्रयोग में ले चुका हूँ। खुशी हुई तब, आनंद की अनुभूति हुई तब, आश्चर्य हुआ तब, और मित्र को बाहर बुलाने के लिए। अर्थात 3 जगह एक संकेत को हम प्रयुक्त कर रहे हैं। अगर संकेत जैसे मौखिक भाषा में चुप रहने का मतलब चुप रहना होता है, खड़े हो जाने का मतलब खड़ा हो जाना होता है, पढ़ने का मतलब है पढ़ना, खाना खाने का मतलब खाना खाना, लेकिन ताली बजाने का मतलब क्या है? कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। एक चीज। अब दूसरी बात मैं यहीं से आपको लेके जा रहा हूं, क्या कि जैसे हम सड़क पर चल रहे होते हैं, जैसे हम सड़क पर चल रहे होते हैं और पीछे से आ रही गाड़ियां जो होती हैं, पीछे से आ रही जो गाड़ियां होती हैं वो हॉर्न का प्रयोग कर रहे हैं। जो गाड़ियों के चालक होते हैं वो हॉर्न का प्रयोग कर रहे हैं। यातायात बिल्कुल सड़क चौराहे पर खड़ा यातायात पुलिस का कर्मचारी जो है वो विसिल का प्रयोग कर रहा है। सुबह सुबह हम उठते हैं, चिड़ियों के चहकने की आवाज आ रही होती है। सुनना, मौखिक भाषा के लिए मैंने अभी अभी कहा, मौखिक भाषा के लिए मैंने अभी अभी कहा है क्या
कि बोलकर विचार अभिव्यक्त करना। विचार अभिव्यक्त कैसे किए जाएंगे? बोलकर। और सामने वाला उन्हें ग्रहण कैसे करेगा? सुनकर। तो आपके जहन में एक सवाल उठता है, क्या वह गाड़ी का हॉर्न जो हमें सुनाई दे रहा है मौखिक भाषा में ही जाएगा? बिल्कुल समझना है, इस बात को बहुत बारीकी से समझना है। हम सड़क पर चल रहे होते हैं और देखते हैं आगे सड़क पर कोई माइलस्टोन होता है और वहां पर इस प्रकार के संकेत लगे होते हैं, क्या कि आगे चलकर दाएं मुड़े, आगे चलकर दाएं मुड़े। इस प्रकार के माइलस्टोन पे या जो दिशा संकेतक होते हैं उन पे ऐसे चिन्ह बने होते हैं कि आगे जाकर के दाएं मुड़ना है। अब मैं आपको एक चीज पूछना चाह रहा हूं दोस्तों, आप मुझे बताएं कि यह कौन सी भाषा में होगा, यह कौन सी भाषा होगी? क्योंकि आपने इसको आंखों से देख करके ग्रहण किया है, कोई संकेत या इशारे से नहीं। यह आपने सुनकर ग्रहण किया है, तो क्या मैं इसे मौखिक भाषा कह सकता हूं? क्या मैं इसे मौखिक भाषा कह सकता हूं? क्या मैं इसे लिखित भाषा कह सकता हूं? अगर हां तो क्यों, और नहीं तो क्यों? कारण पता होना चाहिए दोस्तों, ध्यान से समझना इस बात को। यदि हम सड़क पर चल रहे होते हैं, गाड़ी का हॉर्न की आवाज जो हमें कान से सुनने को मिल रही है, तो कान से हमने सुना है, बिल्कुल ध्वनि को हमने सुना है, लेकिन फिर भी वह सांकेतिक भाषा है। और यह सांकेतिक भाषा क्यों है, इसका कारण जानना बेहद आवश्यक है। क्यों है सांकेतिक भाषा? कि जब तक किसी स्पष्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए, या मैं कहूं जब तक कोई सार्थक ध्वनि सुनने को न मिले, जब तक किसी सार्थक ध्वनि का श्रवण नहीं करते, तब तक हर प्रकार की आने वाली आवाज हमारे लिए सांकेतिक भाषा होगी। वापस से बोल रहा हूं, एक एक शब्द पे गौर करना। जब तक किसी सार्थक ध्वनि का उच्चारण हमें सुनने को नहीं मिलता, जब तक कोई सार्थक ध्वनि हमारे कानों में नहीं आती, तब तक हर प्रकार की आवाज, चाहे वो चिड़िया का चहकना हो, चाहे वो गाड़ी का हॉर्न हो, चाहे वो विसिल की आवाज हो, किसी भी प्रकार की ध्वनियां हो, चाहे ताली की आवाज ही क्यों न हो। बिल्कुल सांकेतिक भाषा में बहुत बार होता है क्या, हम की मुख से ध्वनियात्मक संकेत भी करते हैं, जैसे हाँ, इस प्रकार के। तो ये आवाज भी कौन सी भाषा में जाएगी मित्रों? सांकेतिक भाषा में जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब तक सार्थक ध्वनि का उच्चारण नहीं किया जाए, तब तक हर आवाज जो हमारे कानों में पड़ती है सभी सांकेतिक भाषा होंगी। और जब तक कोई शब्द पढ़ने को न दिया जाए, तब तक हर प्रकार के संकेत जो हमें दिखाई देते हैं वे भी कौन सी भाषा में जाएंगे? सांकेतिक भाषा में जाएंगे। मेरे हिसाब से आपको ये चीजें मिल रही होंगी। बिल्कुल, मैंने लगातार आपके कमेंट्स देखे हैं और देखता रहता हूं, उनमें इस प्रकार के सवाल आ रहे थे कि सर गाड़ी का हॉर्न होगा तो कौन सी भाषा होगी? बिल्कुल, सड़क पर माइलस्टोन पे लगे हुए संकेतक जो होते हैं वे कौन सी भाषा होंगी? तो मेरे विद्वान साथियों, आपको इन सब बातों का जवाब मिल चुका होगा। बहुत अच्छे से इस चीज को समझिए कि सार्थक ध्वनि का उच्चारण नहीं किया जाए, जब तक कोई सार्थक शब्द हमें सुनने को नहीं मिलता, तब तक हर प्रकार की आवाज क्या है? केवल संकेत है। केवल क्या है? संकेत। जब तक कोई शब्द पढ़ने को नहीं दिया जाता, तब तक हर प्रकार के, बिल्कुल जब तक कोई शब्द हम पढ़ने को नहीं प्राप्त करते, तब तक हर प्रकार की चिन्ह जो हमारे सामने उपस्थित होते हैं वो सांकेतिक भाषा में ही गिने जाएंगे। अब दोस्तों, हमने बात की है कल और आज में अब तक क्या पढ़ा कि भाषा भाष धातु से बनती है, भाष धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भाषा बिल्कुल विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा के रूप में परिभाषित किया। इसके 3 प्रकार हमने पढ़ लिए। यहां तक की बात समाप्त हो जाने के बाद अब इस भाषा को मैं हिंदी से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से समझिए, इस भाषा को हिंदी से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे? समझो, देखो, बहुत सारी भाषाएं हैं, जरूरी नहीं है कि हिंदी कोई भाषा है, अंग्रेजी भी भाषा है, संस्कृत भी भाषा है, लेकिन हम बात करेंगे कौन सी भाषा की? हिंदी भाषा की। बिल्कुल, आप जहां चाहते हैं मैं वहीं लेके चल रहा हूं आपको, बिल्कुल वहीं लेकर चल रहा हूं। हमारी क्लास का टाइम यही होगा, नियमित क्लासें होंगी और हमारी कक्षा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आएगा। हाँ, किसी कारणवश यदि अचानक से समय सारणी में बदलाव होता है तो, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन को प्रेस कर रखा है, तो आपको नोटिफिकेशन में इसकी सूचना मिल जाएगी। अगर आपने ऐसा नहीं कर रखा तो पहले आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आप इस प्रकार की सूचनाओं से अवगत हो जाएंगे। ध्यान दें, हम हिंदी से भाषा को जोड़ने की बात करते हैं। अब मैं थोड़ा सा गहराई तक बात करूंगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, रिट की परीक्षा हो, पुलिस एसआई की परीक्षा हो, स्कूल व्याख्याता, चाहे वो संस्कृत डिपार्टमेंट है, चाहे सामान्य शिक्षा हो, बिल्कुल। और पटवार वाले विद्यार्थी भी ये कह रहे थे कि सर पटवार के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाओ। कोई परीक्षा का कोई लेवल नहीं होता, बिल्कुल कोई परीक्षा का कोई लेवल नहीं होता। अगर आपके पाठ्यक्रम में विषय का नाम डाल दिया जाए तो समझना हमें समग्र को पढ़ना है।
यही तो है हमारे पिछड़ने की अब तक चयन नहीं होने की वजह क्या रहती है कि हम एक सिलेबस का दायरा फिक्स कर लेते हैं और इस सिलेबस के दायरे को ही बांट करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। मानता हूं कि उस बिंदु को, उस पाठ्यक्रम को आधार बना करके पेपर बनाया जाता है, लेकिन लेवल क्या होगा यह कभी किसी पाठ्यक्रम में लिखा हुआ नहीं होता। कठिनाई का स्तर होता है, कठिनाई का स्तर होता है, लेकिन उस स्तर में भी इतनी आसान बातें होती हैं, बेसिक बातें होती हैं। अभी तक मैंने कोई डीप पढ़ाया ही नहीं है, अभी तक तो हम बात कर रहे हैं केवल भाषा के ऊपरी ऊपरी ज्ञान की, केवल बेसिक बात कर रहे हैं, सामान्य सी वार्तालाप कर रहे हैं कि भाषा क्या होती है। अब मैं उस भाषा को हिंदी से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। देखो, सबसे पहले बात करें, मैं आपको इस हिंदी के 3 प्रकार से, 3 दृष्टिकोणों से बताऊंगा कि हिंदी हमारे सामने कैसे आई। हम बात करेंगे हिंदी की ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, हम हिंदी को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी जानेंगे, हम हिंदी को भौगोलिक दृष्टिकोण से भी जानेंगे। बिल्कुल मित्रों, बहुत अलग तरीके से समझना है इस चीज को। हिंदी को हम भौगोलिक दृष्टिकोण से भी जानेंगे और हिंदी को हम राजनीतिक दृष्टिकोण से भी जानेंगे। बिल्कुल, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी जानेंगे, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी जानेंगे और भौगोलिक दृष्टिकोण से भी जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, अर्थात हिंदी का इतिहास अब तक का कैसा रहा है, हिंदी आई कहां से, हिंदी आई कहां से। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या विश्व में हर देश में हिंदी बोली जाती है? नहीं, विश्व के हर देश में हिंदी बोली तो नहीं जाती, लेकिन हाँ, हिंदी भाषाभाषी राष्ट्र हैं। तो क्या जब से वो राष्ट्र अस्तित्व में आए तब से हिंदी भाषा का प्रयोग होता रहा है? नहीं मित्रों, आपको पता है और हम ये सब बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि संसार में जगत जननी भाषा कहा जाता है संस्कृत को। किसे कहा जाता है दोस्तों? संस्कृत को कहा जाता है। जगत जननी भाषा किसे कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। प्रारंभ में ध्यान दें, अब एक एक चीज को समझना है। अब आपका ध्यान कमेंट्स पे नहीं रहना चाहिए। कई विद्यार्थियों के उद्देश्य यही रहते हैं कि सर मेरा नाम लें। मैं आज किसी का नाम नहीं लेने वाला, क्योंकि नाम मैं पढ़ ही नहीं पा रहा, इतनी शीघ्रता से कमेंट ऊपर चल रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपका ध्यान सुनने में कम और लिखने में ज्यादा हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसी चीजें हैं बोर्ड पे लिख रहा हूं और उच्चारित जो चीज बता रहा हूं एज इट इज पेपर में आपको देखने को मिलेंगी। मैं चाहता हूं कि उस समय आप अपना माथा न ठोको, उस समय आपको किसी प्रकार का पश्चाताप न हो। अतः ध्यान दें, इस बहुत मेजर बात पे बहुत माइनर चीज बताने वाला हूं। समझिए, संस्कृत भाषा के प्रारंभ में कितने रूप प्रचलन में थे? 2। कितने रूप प्रचलन में थे मित्रों? 2। एक तो कौन सा था? वैदिक रूप। एक तो कौन सी संस्कृत थी? वैदिक। अब ये हिंदी भाषा के संदर्भ से नहीं है, हिंदी भाषा के संदर्भ से तो महत्वपूर्ण रखता ही रखता है, ये महत्व रखेगी ही रखेगी। हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। और सभी को मैं बता दूं, ये एज ए जीके, बिल्कुल सामान्य ज्ञान में भाषा और साहित्य, बिल्कुल बिल्कुल जनरल नॉलेज में एक टॉपिक चलता है साहित्य और संस्कृति का, और वहां पर भी इस चीज की आवश्यकता होती है। अब मैं बताऊंगा कि यह चीज आपके सब्जेक्ट्स में, साइंस के सब्जेक्ट्स वालों के अलावा, जैसे हम बात करें कि जनरल नॉलेज के विषय में कैसे टच करती है। जोड़कर पढ़ना सीखिए, बिल्कुल जोड़कर पढ़ना होगा, एक चीज को दूसरी चीज से रिलेटेड करके पढ़ना होगा। समझिए, संस्कृत के प्रारंभ में 2 रूप हैं। कौन कौन से? एक तो है वैदिक और दूसरा कौन सा है? लौकिक रूप। दूसरा कौन सा है मित्रों? लौकिक रूप है। बात आती है वैदिक क्या है और लौकिक क्या है। वैदिक वह संस्कृत का रूप है जिसमें क्या लिखे गए मित्रों? वेद। क्या लिखे गए? वेद लिखे गए। मैं कहूं जिस भाषा में उपनिषद लिखे गए। क्या लिखे गए? उपनिषद लिखे गए। अर्थात वेदों की, उपनिषदों की और पुराणों की भाषा, वेदों की, उपनिषदों की और पुराणों की भाषा जो रही है वह कौन सी है? वैदिक संस्कृत रही है। और उस समय जो आम बोलचाल की भाषा थी, अर्थात जनता द्वारा जो प्रयुक्त की जाती थी संस्कृत, उस भाषा को क्या कहा गया? लौकिक भाषा कहा गया। वापस से समझिए, इसको वर्तमान के उदाहरण से जोड़ के बता रहा हूं। संस्कृत के प्रारंभ में 2 रूप प्रचलन में थे। कितने रूप प्रचलन में थे? 2। एक था वैदिक रूप और दूसरा कौन सा था? लौकिक रूप। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं कि हिंदी के 2 रूप हैं, एक है साहित्यिक हिंदी और एक है हमारी लौकिक हिंदी। लौकिक हिंदी का संदर्भ यह है, जैसे मैं अपने विचार अभिव्यक्त कर रहा हूं, हम और आप आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, यह है लौकिक हिंदी, जनता के द्वारा बोली जाने वाली भाषा लौकिक हिंदी, जिसमें जरूरी नहीं कि सभी परिनिष्ठित भाषा के शब्द हों। इसमें हम कई बार क्या करते हैं, क्षेत्रीय भाषा के शब्दों को भी प्रयोग में ले लेते हैं, कई बार विदेशी भाषा का शब्दों का भी प्रयोग हम कर लेते हैं। जैसे मैं एक लाइन बोलूंगा, ध्यान से समझना। आज की यह क्लास ओवरऑल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि लौकिक भाषा में या लौकिक रूप में जिस लाइन का मैंने उच्चारण किया है उसमें कोई एक निश्चित भाषा के शब्द न होकर अनेक भाषाओं के शब्दों का मैंने प्रयोग कर लिया। मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों
कि लौकिक रूप जो होता है, लौकिक रूप जो होता है उसमें अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है और वह साहित्यिक रूप से थोड़ा क्या होता है, सरल भी होता है। जैसे कल मैंने एक बात की थी, आपसे याद आ रहा हो तो, कि भाषा परिवर्तनशील है। भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। अगर यह गुण भाषा में नहीं होता, अगर यह गुण भाषा में नहीं होता तो शुरू से आज तक संस्कृत भाषा ही चलती रहती। भाषा में जो परिवर्तन होता है दोस्तों, वह साहित्यिक में परिवर्तन नहीं होता। वह कौन से रूप में परिवर्तन होता है? लौकिक रूप में परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि संस्कृति का परिचायक होती है भाषा। संस्कृति का परिचायक होती है भाषा। व्यक्ति जहां जैसे माहौल में जाता है, वहां के अनुसरण से, वहां के अनुकरण से वह उसी प्रकार के माहौल की भाषा सीख जाता है, अर्थात उसकी भाषा में बदलाव आने लग जाते हैं और लौकिक रूप ही परिवर्तनशील होता है। अब जो लौकिक भाषा होती है उसमें दो प्रकार के महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए थे। एक था कौन सा आपका मित्रों? रामायण, और एक कौन सा ग्रंथ था? महाभारत। दोनों बातें समझना बहुत अच्छे से। क्या कि प्रारंभ में संस्कृत के कितने रूप थे? दो। एक रूप तो हमारे सामने आता है कौन सा? वैदिक। और दूसरा रूप कौन सा आता है? लौकिक। वैदिक संस्कृत में क्या लिखे गए? वेद और उपनिषद। लौकिक संस्कृत में धर्म ग्रंथ लिखे गए, जैसे रामायण है, महाभारत है। फिर क्या होता है इस लौकिक संस्कृत भाषा, मैंने अभी अभी कहा भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। और धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे क्या हुआ, इस लौकिक रूप में परिवर्तन होना आरंभ होता है और एक नई भाषा बन के आती है मित्रों। और उस नई भाषा का नाम है कौन सा? पाली भाषा। कौन सी भाषा बन के आई? पाली भाषा सामने हमारे आती है। लौकिक रूप जो था उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। अब बात आती है कि वैदिक भाषा आगे क्यों नहीं बढ़ी। जो चीज, जो भाषा हमारे लिए कठिन हो, विषय के संदर्भ से जोड़िए। जब हम 10वीं कक्षा पास कर चुके होते हैं तो विषय चयन की समस्या हमारे सामने आई। हम क्या देखते हैं कि 10वीं की अंक तालिका में सर्वाधिक प्राप्तांक कौन कौन से विषय में रहे। वो तो मेरे रुचिकर विषय हैं, और बिल्कुल जिस विषय में हमारे प्राप्तांक कम होते हैं, हम उस विषय से थोड़ी थोड़ी दूरी बनाने लग जाते हैं। जैसे मैं मेरा उदाहरण लूँ, मुझे हिंदी भाषा सरल लगती थी, इसका साहित्य अच्छा लगता था, मैंने इसकी ओर अपने आप को मोड़ लिया। मुझे गणित नहीं आती थी, मैंने उससे धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर दिया। मेरा मतलब यह है दोस्तों कि वैदिक संस्कृत थी, जैसे हम आज भी वेदों में पढ़ते हैं या वेदों की कई लाइनें सुनने को मिलती हैं कि एक पंक्ति पूरी हो जाती है लेकिन शब्द पूरा नहीं होता, उन शब्दों को पढ़ ही नहीं पाते, उनका स्पष्ट उच्चारण ही नहीं कर पाते। अर्थात वैदिक संस्कृत बोलने पढ़ने में कठिन थी, अतः आगे ज्यादा इसका विकास नहीं हो सका। और लौकिक जो भाषा थी, संस्कृत का लौकिक जो रूप था, उससे एक नई भाषा बन के आती है दोस्तों, जिसका नाम कौन सा था? पाली भाषा। कौन सा था दोस्तों? पाली भाषा। अब यहां से मैं एक जनरल नॉलेज की बात बता देता हूं। पाली भाषा जब प्रकाश में आती है उस समय प्रचलन में कौन सा धर्म आ जाता है? बौद्ध धर्म। पाली भाषा कौन से धर्म की भाषा होती है मित्रों? बौद्ध धर्म की भाषा होती है। अब यहाँ पर कोई सिलेबस का दायरा नहीं है, चाहे पटवार का विद्यार्थी हो, पुलिस एसआई का विद्यार्थी हो, चाहे स्कूल व्याख्याता या रीट वाला विद्यार्थी हो, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि जीके में बौद्ध धर्म और मौर्य काल, ये प्रकार की सभ्यता और संस्कृति, इस प्रकार के बिंदु जीके से भी जुड़ता है और भाषा के संदर्भ से भी जुड़ता है और साहित्यिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो लौकिक संस्कृत से कौन सी भाषा बनती है दोस्तों? पाली भाषा बनती है। क्या बनती है? पाली भाषा बनती है। और पाली भाषा कौन से धर्म की भाषा थी? बौद्ध धर्म की। अर्थात मैं कहूं कि जो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं, जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। टेक्निकल टीम से मेरा निवेदन है कि मुझे स्क्रीन पर बिल्कुल लाइव चैट दिखाई नहीं दे रही, ध्यान दें। हाँ भी बिल्कुल आगे ध्यान दें कि पाली भाषा कौन से धर्म की भाषा मानी जाती है? बौद्ध धर्म की भाषा मानी जाती है। कौन से धर्म की भाषा मानी जाती है? बौद्ध धर्म की भाषा मानी जाती है। वापस से बता रहा हूं, संस्कृत भाषा के प्रारंभ में दो रूप हैं, वैदिक और लौकिक। फिर लौकिक भाषा से कौन सी भाषा बनी? पाली। कौन सी भाषा बनी? पाली। कौन से धर्म की भाषा है? बौद्ध धर्म की भाषा है। अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के जो पवित्र 3 ग्रंथ हैं त्रिपिटक, जिनके नाम हैं बिल्कुल अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक, ये तीनों धर्म ग्रंथ जो लिखे गए हैं वह कौन सी भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में। फिर क्या होता है मित्रों? धीरे धीरे पाली भाषा से एक नई भाषा का निर्माण होता है, एक नई भाषा जन्म लेती है, नई भाषा सामने आती है। वह कौन सी थी? प्राकृत भाषा। बिल्कुल, यह कौन सी भाषा होती है? प्राकृत भाषा। या मैं कहूं कि पाली भाषा के बाद जिस भाषा का जन्म होता है, जो भाषा व्यवहार में प्रयोग की जाने लगी, उस भाषा का नाम था कौन सा? प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा जब प्रकाश में आई, उस समय धर्म का बात करें, ये कौन से धर्म को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही थी? जैन धर्म को। कौन से धर्म के लिए कह सकते हैं प्राकृत भाषा का प्रयोग सर्वाधिक हुआ? जैन धर्म। जो जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ, जिन्हें आगम कहा जाता है,
क्या कहा जाता है दोस्तों? आगम कहा जाता है। तो जो जैन धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में। अब आप इसको जीके से भी जोड़ सकते हैं, भाषा और साहित्य से भी जोड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर प्रकार की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं। क्या कि सबसे पहले प्रारंभ में कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा। अब इन सभी भाषाओं का, यहां तक की बात ही कर रहा हूं पहले, इन सभी भाषाओं का निर्माण संस्कृत से हो रहा है, इसलिए संस्कृत भाषा के लिए हम एक शब्द काम में लेते हैं। कौन सा? मूल भाषा। कौन सा शब्द काम में लेते हैं मित्रों? मूल भाषा। मूल भाषा के प्रारंभ में दो रूप हैं। मूल भाषा के प्रारंभ में दो रूप हैं, एक तो है वैदिक, दूसरा है लौकिक। वैदिक कठिन होने की वजह से रुक जाती है और लौकिक का प्रचार होता चला जाता है। लौकिक से एक नई भाषा सामने हमारे आती है, कौन सी? पाली भाषा। पाली भाषा के ठीक बाद हमारे सामने जो दूसरी भाषा आई वह कौन सी थी? प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा होती है मित्रों? प्राकृत भाषा। अब बात आती है प्राकृत भाषा के बाद कौन सी आती है। देखिए, प्राकृत भाषा जो कि कौन से धर्म की भाषा है? जैन धर्म की। प्राकृत भाषा जो कि कौन से धर्म की भाषा है? जैन धर्म की भाषा है। इस प्राकृत भाषा के धीरे धीरे क्या होते हैं? शब्दों का रूप बिगड़ना आरंभ होता है। शब्दों का क्या होता है? रूप बिगड़ना आरंभ होता है। शब्दों का रूप बिगड़ना आरंभ हुआ। रूप कैसे बिगड़ता है वह भी समझिए। अज्ञानता की वजह से, उच्चारण की अशुद्धता की वजह से, क्षेत्रीयता के प्रभाव की वजह से हम क्या करते हैं? प्रचलन के या लोक व्यवहार के जो शब्द होते हैं उन्हें अपनी तरह का या अपने अनुकूलन का एक नया रूप प्रदान कर लेते हैं। एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझा रहा हूं। जैसे एक व्यक्ति का नाम है रामेश्वर। एक व्यक्ति का नाम है क्या? रामेश्वर। और हम क्षेत्रीय भाषा या हम कहें आंचलिक भाषा या ग्रामीण अंचल में हम देखते हैं कि इस रामेश्वर शब्द का उच्चारण करते करते लोग इस रामेश्वर को रामेश्वर बना बैठते हैं। बिल्कुल, इस शब्द को हम क्या बना बैठे? रामेश्वर बना बैठे। रामेश्वर को रामेश्वर बना बैठे, अर्थात तालव्य सकार और वैवर्ण के स्थान पर केवल दंत्य वर्ण से ले लिया। यह शब्द का कौन सा रूप होता है? बिगड़ा हुआ रूप होता है। कौन सा रूप है मित्रों? बिगड़ा हुआ रूप है। अर्थात जिस प्रकार से एक धरातल में, जिस प्रकार से धरातल में भ्रंश पड़ जाते हैं, जिस प्रकार से धरातल उबड़ खाबड़ हो जाता है उसमें भ्रंश पड़ जाते हैं, वलन पड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब भाषा का, प्राकृत भाषा का रूप बिगड़ना आरंभ हुआ, जब प्राकृत भाषा का रूप बिगड़ना आरंभ हुआ, जिसको मैंने आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाया कि जैसे रामेश्वर जो था वो रामेश्वर बन गया, जैसे रामेश्वर जो था वो रामेश्वर बन गया, तो शब्दों का जब रूप बिगड़ना आरंभ होता है तो एक नई भाषा बन जाती है। जैसे धरातल में जैसे वलन पड़ गए तो उन्हें क्या कहने लग गए? भ्रंश पड़ जाना। ठीक उसी प्रकार से प्राकृत भाषा का धीरे धीरे रूप बिगड़ा और एक नई भाषा का निर्माण होता है जिसका नाम होता है मित्रों कौन सी? अपभ्रंश भाषा। कौन सी भाषा? अपभ्रंश भाषा। और अपभ्रंश भाषा का एक प्रकार है, प्राकृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप कौन सी भाषा बनी? अपभ्रंश भाषा। और अपभ्रंश भाषा का एक प्रकार है मित्रों कौन सा? सौरसेनी। कौन से अपभ्रंश है? सौरसेनी अपभ्रंश। इस सौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा का निर्माण हुआ था मित्रों? हिंदी भाषा का। कौन सी भाषा का विकास हुआ? हिंदी भाषा का। केवल मैंने हिंदी भाषा का साहित्यिक दृष्टिकोण बताया है कि संस्कृत से हिंदी बनी, तो क्या सीधे संस्कृत के ठीक बाद हिंदी हमारे सामने आती है या हिंदी से संस्कृत बनने के मध्य और भाषाएं भी बन चुकी थी? इस बात को एक बार वापस से समझो। बिल्कुल, अभी जुड़े मेरे सभी मित्रों का एक बार वापस से मैं उत्कर्ष परिवार की ओर से स्वागत करता हूं और गुरु पूर्णिमा की उनको ढेर सारी बधाइयां और आभार व्यक्त करता हूं। ध्यान दे बिल्कुल मित्रों, अब जुड़ जाओ टॉपिक से। आप हाँ बिल्कुल लाइव आ चुके हैं, जुड़ जाइए। नियमित क्लास का समय यही रहेगा। क्या कि भाषा हिंदी का हम क्या देख रहे हैं? ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विकास किस क्रम में हुआ। तो सबसे पहले हमने जाना कि सबसे पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा। सबसे पहले कौन सी भाषा आई हमारे सामने? संस्कृत भाषा, जिसके दो रूप थे, वैदिक और लौकिक। फिर लौकिक से कौन सी भाषा बनी? लौकिक से कौन सी भाषा बनी दोस्तों? पाली भाषा। फिर पाली से कौन सी बनी? प्राकृत। पाली से कौन सी बनी? प्राकृत। और उसके बाद हमने जाना है क्या कि प्राकृत भाषा से कौन सी भाषा बनी? अपभ्रंश। और वह कैसे बनी? जब इसके शब्दों का रूप बिगड़ा तो एक नई भाषा का निर्माण हुआ। वह कौन सी थी? अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश का ही एक प्रकार है जिसका नाम है कौन सा? सौरसेनी अपभ्रंश।
कौन सा प्रकार है मित्रों? शोर से नहीं अपभ्रंश। और इस शोर से नहीं अपभ्रंश से कौन सी भाषा मानी जाती है? हिंदी। अब बात आती है सर प्रश्न कैसे पूछा जाता है। बिल्कुल मैं हर एक बिंदु का प्रश्न बताऊंगा और उस बारे में भी चर्चा करूंगा जहां से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और किस पैटर्न से प्रश्न आते हैं। हिंदी में कोई करंट जीके नहीं जुड़ता मित्रों, बिल्कुल हिंदी में कोई करंट जीके नहीं जुड़ता, लेकिन प्रश्नों के पूछने के तरीके बदलते रहते हैं। उस चीज को हमें ध्यान रखना है। जब तक परीक्षा के परिवर्तित पैटर्न को हम नहीं जानेंगे, हम सफलता से दूर होते चले जाएंगे, दूर 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 होते चले जाएंगे। समझिए इसमें से प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। हिंदी का विकास हुआ, मेरे प्रश्न को समझना, हिंदी भाषा का विकास माना जाता है और विकल्प हैं आपके सामने। मैं कहूं संस्कृत से, दूसरा विकल्प आपको दे दिया जाए अपभ्रंश से। जल्दबाजी न करें, जल्दबाजी न करें, अभी सभी विकल्पों को एक बार सुने। अच्छे विद्यार्थी के सबसे बड़े लक्षण में एक लक्षण यह भी है क्या कि वह सभी विकल्पों को जरूर पढ़ेगा, चाहे उसे सही उत्तर का पता ही क्यों न हो। वापस से सुनना, मेरा सवाल क्या था? हिंदी भाषा का विकास कौन सी भाषा से हुआ है? पहला ऑप्शन आपके सामने रखा है मैंने संस्कृत, दूसरा विकल्प मैंने आपको दे दिया क्या? अपभ्रंश, तीसरा विकल्प आपके सामने दे दिया जाता है शौरसेनी, तीसरा विकल्प क्या रख दिया? शौरसेनी अपभ्रंश, और चौथा और अंतिम विकल्प दे दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त सभी नहीं दे रहा हूं, उपरोक्त में से कोई नहीं। मित्रों आप बताएं जरा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताएं मित्रों जरा कि आपका विकल्प क्या होगा? आपका विकल्प क्या होगा? कुछ एक संस्कृत को चुनेंगे, कुछ एक अपभ्रंश को, कुछ एक शौरसेनी अपभ्रंश को। ध्यान देने वाली बात है मित्रों क्या कि जब कभी आपको इस प्रकार का प्रश्न दे दिया जाए जिसमें सभी विकल्प सही हैं, सभी विकल्प अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन हमें चुनना उसको है जो सबसे ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारा आभार, बहुत सारा आभार। आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं इसको, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने सही विकल्प का चयन किया है और यह चीज इसीलिए समझ में आती है, ये मेरे लिए भी और आप सभी के लिए एक सकारात्मक अभिप्रेरणा है क्या कि हम सही से समझ पा रहे हैं, हमारा संचार मजबूत होता जा रहा है क्या कि जब नजदीकी उत्तर दिया जाए तो सबसे पहले उसका चयन करना। अब ध्यान दो मित्रों, बस अब एक बार प्रश्न को वापस से सुनिए। मैं इस प्रश्न में एक बदलाव करने वाला हूं। मान लीजिए हमारे विकल्प में शौरसेनी नहीं हो, हमारे विकल्प में शौरसेनी अपभ्रंश नहीं होती है, तब आपका विकल्प क्या होगा? तब आपका विकल्प क्या होगा जब हमारे विकल्प में शौरसेनी नहीं दी जाए? तब आपका विकल्प क्या होगा? अपभ्रंश होना चाहिए। क्या होना चाहिए मित्रों? अपभ्रंश होना चाहिए। और जब आपके विकल्प में अपभ्रंश भी नहीं दे, जब आपके विकल्प में अपभ्रंश भी नहीं दे, तो उस समय हमारा विकल्प क्या हो जाएगा मित्रों? संस्कृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। अब मैं कहूं क्या कि चाहे अपभ्रंश से हुआ हो, चाहे शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ हो, लेकिन मूल रूप में सभी भाषाएं कौन सी भाषा से बनी हैं? संस्कृत भाषा से बनी हैं। कौन सी भाषा से बनी है? संस्कृत भाषा से बनी है। अर्थात मूल भाषा का जहां भी जिक्र आए तो वहां पर कौन सी भाषा का नाम लेना है? आपको संस्कृत भाषा का नाम लेना है। यह था हिंदी का कौन सा ऐतिहासिक दृष्टिकोण और इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, इस बारे में बात की। अब बात करते हैं इसका भौगोलिक दृष्टिकोण से। किस दृष्टिकोण से देखते हैं? भौगोलिक दृष्टिकोण से। भौगोलिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो देखो, हिंदी जो है वह कौन से देश में बोली जाती है? भारत देश के मध्य भाग में, या मध्य देशीय भाषा है हमारे भारत देश की। या मैं कहूं कि संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक दृष्टिकोण से, राज्य के संदर्भ से आप परिभाषित कर सकते हैं। या मैं कहूं कि इस भारत देश में जो मध्य भाग है, मध्य भाग का मतलब हो गया कौन सा? गंगा यमुना का मैदानी भाग, गंगा यमुना का मैदानी भाग। अब सुनिए, बिल्कुल सलाह पे, आपकी सलाह पे ध्यान दिया जाएगा, आपकी बात पे विचार किया जाएगा और निरंतर सुधार का प्रयास किया जा रहा है। आपको पता है उत्कर्ष आए दिन नए इंप्लीमेंट्स आपके सामने रख रहा है और बहुत अच्छा, बिल्कुल आप सभी का बहुत अच्छा प्यार हमें मिल रहा है, ऐसे ही बनाए रखें। पर अब जो महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं वो सुनिए दोस्तों, क्या कि हिंदी भाषा का प्रयोग अधिकांशतः कहाँ होता है? मध्य भारत में होता है। कहाँ हो रहा है? मध्य भारत में होता है। यदि कुछ एक राज्यों के नाम भी हम लेना चाहें तो जैसे राजस्थान है, झारखंड है। ये भौगोलिक दृष्टिकोण से बता रहा हूं कि हिंदी के भाषाभाषी क्षेत्र कौन कौन से हैं, हिंदी का प्रयोग करने वाले। अगर राज्यों के नाम गिने जाएं तो मोस्टली कौन कौन से राज्यों के नाम हमें पता होने चाहिए जहां हिंदी भाषा का प्रयोग सर्वाधिक होता है। तो जैसे राजस्थान है, झारखंड है, बिहार, आपका यूपी, उसके बाद में जो एमपी अर्थात हिमाचल
मध्य प्रदेश और आपका हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा हरियाणा। बिल्कुल मित्रों, ये भौगोलिक दृष्टिकोण से मैं उन राज्यों के नाम ले रहा हूं जहां पर हिंदी भाषा का प्रयोग होता है या जहां पर हिंदी भाषा भाषी जनता का क्या है, बाहुल्य है। तो जैसे राजस्थान है, झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, आपका छत्तीसगढ़ है, दिल्ली, बिल्कुल। जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में एक नाम और आता है मित्रों, आपने कहीं सुना हो, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ये भी हिंदी भाषा भाषी बाहुल्य का क्षेत्र है। अर्थात मोटे मोटे जिन हम राज्यों की बात कर रहे हैं, मेरा उद्देश्य आपको ये राज्य गिनाना नहीं, मेरा उद्देश्य यह बताना है कि हिंदी भाषा भाषी जो क्षेत्र है वह मध्य भारत के आसपास का है। हम कहें कि मध्य भारत का मतलब यह नहीं कि आप भारत के केवल सेंट्रल जोन्स की बात करने लग जाएं। मध्य भारत में आप पश्चिम तक चले जाएं, पूर्व तक चले जाएं, यहां तक हिंदी भाषा का प्रयोग अधिकांशतः होता है। उत्तरी पूर्वी राज्यों को छोड़ दिए जाएं तो इनके अलावा जो बचा हुआ शेष मैदानी भाग है, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र जिसको हम कह सकते हैं, वहां हिंदी भाषा भाषी प्रयोग या मैं कहूं हिंदी भाषा भाषी जनता का क्या है, बाहुल्य होता है। यह हिंदी भाषा का कौन सा दृष्टिकोण था मित्रों? भौगोलिक दृष्टिकोण था। कौन सा था? भौगोलिक दृष्टिकोण। अब बात आती है राजनीतिक दृष्टिकोण से या संवैधानिक दृष्टिकोण से। राजनीतिक दृष्टिकोण से या संवैधानिक दृष्टिकोण से, यह विषय के संदर्भ में व्याकरण की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ही। ध्यान देने ना, बिल्कुल ध्यान से समझो इस बात को, क्या कि ये जो बातें ऐतिहासिक दृष्टिकोण, भौगोलिक दृष्टिकोण और राजनीतिक दृष्टिकोण आपके विषय के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही आपके जीके में भी ये चीजें आती हैं। ध्यान दें। और संविधान में तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और निरंतर हमारे पॉलिटिकल साइंस की क्लास आप जैसे दिनेश गहलोत सर से लेते रहते हैं। अभी इस समय मॉर्निंग में लाइव क्लास जो कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रही है प्रीति मैम की, आप उसमें भी इन चीजों को बिल्कुल सुनोगे। क्या कि संविधान की जो अनुसूची 8 है, संविधान की जो अनुसूची 8 है जिसमें भाषा संबंधी प्रावधान है, उन भाषा संबंधी प्रावधानों में जो 22 भाषाएं उल्लेखित हैं, अनुसूची 8 में जो 22 भाषाएं उल्लेखित हैं, उन 22 भाषाओं में एक भाषा हमारी हिंदी भी है। एक चीज मैं यह बताने जा रहा हूं कि हिंदी भाषा को कहां कहां स्थान दिया गया है संविधान में। तो उसकी बात करें कि अनुसूची 8 में जो 22 भाषाएं उल्लेखित हैं उनमें एक भाषा कौन सी है? हिंदी। एक बात। दूसरी बात महत्वपूर्ण, जो इसे राजभाषा का दर्जा प्रदान करती है। बिल्कुल यह बात आपको ध्यान रखनी है। यहां से मैं आपको एक बड़ा कंसेप्ट देने वाला हूं मित्रों। यहां से एक अलग पॉइंट पे चलेंगे हम। हिंदी भाषा को संविधान में कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया है? राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जिसकी चर्चा की जाती है संविधान के भाग 17 में। कहाँ की जाती है? संविधान के भाग 17 में, या मैं कहूँ संविधान के भाग में जो 17 में उल्लेखित अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जो राजभाषा संबंधी प्रावधान है वहां भी हिंदी का जिक्र किया गया है, वहां भी हिंदी के बारे में वर्णन मिलता है। अब बात आती है, सर यह राजभाषा क्या होगी? बस अब ये तो बताना था हिंदी का विकास क्रम, जो मैंने आपको बता दिया ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, संस्कृत, पाली, प्राकृत। समझो, एक बार वापस से सुनना, एक एक शब्द को मैं दोहरा रहा हूं। संस्कृत, उसके बाद में लौकिक, लौकिक के बाद में पाली, पाली के बाद में प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में सौरसेनी और सौरसेनी के बाद हिंदी। ये हो गया उसका कौन सा? ऐतिहासिक दृष्टिकोण या ऐतिहासिक व्यू जिसको हम कह सकते हैं। उसके बाद जाना भौगोलिक दृष्टिकोण। मध्य भारत, बिल्कुल मध्य पश्चिम का भारत जो रहा है वह हिंदी भाषा भाषी है, जिसमें गंगा यमुना का मैदानी भाग है। राज्यों की बात करें तो राजस्थान, झारखंड, बिहार, हरियाणा, बिल्कुल दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। इन राज्यों में हिंदी भाषा भाषी जनता निवास करती है। उसके बाद जो संविधान की बात मैंने आपसे की है, वहां से देखो एक तो कौन सी बात सामने आई? अनुसूची 8 में जो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में एक भाषा हमारी हिंदी है। उसके बाद संविधान के भाग 17 में जिसमें राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान उल्लेखित हैं, वहां भी हिंदी को ही नाम या हिंदी नाम को महत्व
दिया गया है। अनुच्छेदों की बात की जाए तो अनुच्छेद 343 से 351 तक द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान चलते हैं। पटवार में भी ये चीज चलती है, इस चीज का ध्यान रहे। और पुलिस एसआई वाले विद्यार्थी तो किसी बिंदु के लिए मना ही मत करना। क्यों? क्योंकि उनके समग्र हिंदी व्याकरण की चर्चा होती है। और विषय के जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले मेरे विद्वान साथी हैं, उनको तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि यह चीज कितनी महत्वपूर्ण होती है। अब हम बात करते हैं आगे की। यहां से एक हमें नई दिशा मिल रही है, यहां से एक नई दिशा मिल रही है। कौन सी? कि यह राजभाषा क्या होती है। बिल्कुल, यह राजभाषा क्या होती है। देखो, हमारे सामने 4-5 शब्द निकल कर आते हैं, पारिभाषिक जो शब्द होते हैं। बता रहा हूं दोस्तों, 2 मिनट की चर्चा इस पे करना चाहूंगा आपसे। एक तो होती है बोली, एक तो क्या होती है? बोली। हर प्रकार से समझिए ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, संधि समास संज्ञा सर्वनाम वाली व्याकरण पर पहुंचने से पहले एक बार वो सब चीजें रटने की हैं, और आपने आज तक रटते ही पढ़ते आए हो। और यही वजह है कि हमें सफलता के द्वार कभी खुले मिले ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम रटंत पे डिपेंड है, रटंत पर निर्भर हो चुके। हमें तो 100 ट्रिक चाहिए और रटने का आनंद आने लग गया। लेकिन बिल्कुल, जब तक ज्ञान स्थायित्व प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक सफलता हमें स्थायी रूप से नहीं मिलने वाली। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 100 ट्रिक से हमें आत्मिक संतुष्टि मिले कि मुझे याद हो रहा है, आज मैंने 10 पन्नों की 100 ट्रिक बना ली, 10 लाइनें मैंने याद कर ली। लेकिन ध्यान रखना, परीक्षा के समय में दबाव इतना होता है कि वह रिकॉल नहीं हो पाती हैं। जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, हम किसी भी विषय पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते। तो इसीलिए बता रहा हूं, अब जो राजभाषा चीज आ गई थी, वहां से राजभाषा जो चीज आई थी, वहां से मैं आपको और नए 4-5 प्रकार के जो पारिभाषिक शब्द हैं उनसे जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। क्या? एक तो होती है बोली, एक शब्द आता है भाषा, एक शब्द क्या आता है? भाषा। एक शब्द आता है मातृभाषा। रीट वाले विद्यार्थी ध्यान दे, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। एक होती है बोली, एक होती है भाषा, एक होती है मातृभाषा, और एक होती है राजभाषा, तथा एक होती है राष्ट्रभाषा। मुख्य मुख्य मैंने 5 शब्दों का यहां पर उल्लेख किया है। बिल्कुल सुनिए। सबसे पहला कौन सा होता है? बोली। यह बोली क्या होती है? भाषा क्या होती है? ध्यान देना दोस्तों, इन दोनों में एक तो समानता पाई जाती है। क्या? कि चाहे बोली हो चाहे भाषा हो, दोनों ही विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। चाहे बोली हो चाहे भाषा हो, दोनों ही क्या है? विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। दोनों ही क्या है? विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? इन दोनों में जो अंतर होता है दोस्तों, वह होता है क्षेत्र का। किसका अंतर होता है? क्षेत्र का अंतर होता है। देखिए, बोली का क्षेत्र होता है सीमित। बोली का क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? सीमित। लेकिन जैसे ही किसी बोली का क्षेत्र व्यापक होता चला जाता है, जैसे ही किसी बोली का क्षेत्र व्यापक होता चला जाता है, वह क्या बन जाती है दोस्तों? भाषा बन जाती है। वापस से समझना, बोली का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। बोली का क्षेत्र क्या होता है? सीमित। जैसे ही बोली अपना विस्तार प्राप्त करती है, जैसे ही बोली का क्षेत्र व्यापक होता चला जाता है, वह किस में परिणत हो जाती है? भाषा में परिणत हो जाती है। मित्रों, बहुत अच्छे से समझना है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। यह विस्तार रूप में, जब अगर आपके सामने ये भाषा है तो ये इसका मतलब समझना कि उसका क्षेत्र क्या है, उसका एरिया क्या है? बड़ा है। और जैसे ही किसी भाषा का क्षेत्र कम हो जाता है, जैसे ही किसी भाषा का क्षेत्र क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो वह क्या बन जाती है? बोली बन जाती है। क्या बन जाती है? बोली बन जाती है। अर्थात हम जैसे राजस्थानी भाषा के संदर्भ में बात करें तो संपूर्ण राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा को नाम दिया गया राजस्थानी। और राजस्थानी की हम अनेक प्रकार की क्या पढ़ते हैं? बोलियां। क्यों? क्योंकि वो बोलियां कुछ एक जिलों में ही सिमट कर रह जाती हैं। जैसे जयपुर दौसा के आसपास के क्षेत्र में हम देखते हैं ढूंढाड़ी भाषाभाषी क्षेत्र है। उसके बाद जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला क्षेत्र है, मेवाती भाषा का है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में जैसे मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। कोटा, बूंदी, बाराझा, लवाड़ वाला जो क्षेत्र होता है, वहाँ हाड़ौती भाषाभाषी है। जोधपुर वाला जो क्षेत्र है, बिल्कुल मारवाड़ी भाषा का क्षेत्र है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो राजस्थानी और गुजराती भाषा के क्षेत्र वाला है, उसको बागड़ी भाषा का क्षेत्र कहा जाता है। तो ये राजस्थानी भाषा की क्या है? बोलियां हैं। जैसे ही इनमें से किसी बोली का क्षेत्र बढ़ जाए, तो वह भाषा में परिणत हो जाती है। अर्थात इसका क्षेत्र तो क्या होगा दोस्तों? कम। इसका क्षेत्र तो क्या होगा? कम। और इसका क्षेत्र क्या होगा? व्यापक।
इसका क्षेत्र क्या होगा, व्यापक होगा। दोनों की बात समझ में आ चुकी। बोली क्या होती है, सीमित क्षेत्र में संचार का माध्यम जो है वो बोली होती है। सीमित क्षेत्र में संचार का माध्यम क्या है, बोली। और व्यापक क्षेत्र में जो संचार का माध्यम है वह क्या होती है, भाषा। अगला बिंदु आता है कौन सा, मातृभाषा। अगला बिंदु क्या आता है, मातृभाषा। यह क्या होती है, वह भाषा जो माता के मुख से सीखते हैं। बिल्कुल सबसे सम्मानीय भाषा मानी जाती है मातृभाषा। क्यों, क्योंकि यह वही भाषा है जो हमें जन्म देने वाली जननी सिखाती है। वह भाषा जो माता के मुख से सीखी जाती है उसे मातृभाषा कहते हैं। और इस भाषा का विकास परिवार और समाज से होता है। वह भाषा जो माँ के मुख से सीखी जाती है और इसका बिल्कुल यह भाषा जो होती है, यह भाषा जो होती है यह विस्तार प्राप्त करती है कहाँ से, विस्तार प्राप्त करती है आपके परिवार से। यह विस्तार प्राप्त करती है कहाँ से, समाज से। कहाँ से प्राप्त करती है, समाज से। बिल्कुल भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक बात याद आती है, बोलूंगा जरा ध्यान से सुनना। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को सूल। वापस से समझना इस बात को। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो बिल्कुल आधुनिक काल के, जिनको हम ये कह सकते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं, बिल्कुल आधुनिक काल जो पूरा का पूरा भारतेंदु के जन्म से ही आरंभ माना जाता है, जिसे गद्य काल का नाम भी दिया जाता है। बिल्कुल मेरे साहित्य पढ़ने वाले मित्रों इस बात का बहुत अच्छे से समझ लेना कि हम एक चीज को अनेक चीजों से जोड़ते हुए चलेंगे। पूरा क्रम से पढ़ाऊंगा, पूरा विस्तार से पढ़ाऊंगा, बहुत आराम से चलेंगी। ये कक्षाएं नियमित रहने वाली हैं। बिल्कुल सर ने, निर्मल सर ने जो वादा किया है वे कभी वादा खिलाफी नहीं करेंगे। और यही वजह है कि उत्कर्ष के साथ आप लोगों का विश्वास लगातार बना हुआ है। बिल्कुल विश्वसनीय बने रहिए, विश्वसनीय हम बने रहेंगे। आपका साथ ऐसे ही बना रहे। बिल्कुल लाइक कमेंट और शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। हाँ बिल्कुल बताते रहें, कमेंट्स करते रहें। आपके सुझाव अपेक्षित हैं। लेकिन जो केवल और केवल कमेंट्स पे ही ध्यान देते हैं उन विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा, उन मेरे विद्वान साथियों को कहना चाहूँगा कि आप में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन आप उसे सही दिशा देने का प्रयास करें। वापस से समझिए इस बात को, बहुत अच्छे से समझना है। क्या मातृभाषा किसे कहा जाएगा, वह भाषा जो हम माता के मुख से सीखते हैं क्या कहलाती है दोस्तों, मातृभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है। इसकी एक विशेषता होती है बहुत अच्छी, क्या, विचार अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम कौन सी भाषा होगी, मातृभाषा ही होगी। विचार अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम कौन सी भाषा होती है, मातृभाषा ही होती है। उसके बाद में आती है कौन सी, राजभाषा। किसी भी राज्य की, राज्य का संदर्भ यहां मैं संवैधानिक रूप से एक देश से ले रहा हूं, ध्यान देना। राजभाषा किसे कहा जाता है, किसी भी राज्य या किसी भी देश के संविधान में उल्लेखित भाषा हो, या मैं कहूं उस क्षेत्र की, राज्य के या प्रशासन के कामकाज की जो भाषा होती है, राजकार्य की जो भाषा होती है। राजभाषा का मतलब यहां से समझ सकते हैं प्रशासन की जो भाषा होती है, अर्थात जिस भाषा में राज्य का शासन संचालन का कार्य किया जाता है वह कहलाता है राजभाषा। क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। वापस से सुना इस बात को, जिस भाषा में किसी राज्य या किसी देश का शासन संचालित होता है या शासन संबंधी कार्य जिस भाषा में किए जाते हैं उस भाषा को क्या नाम दिया जाता है दोस्तों, राजभाषा नाम दिया जाता है। उस भाषा को क्या नाम दिया जाता है, राजभाषा दिया जाता है। और हमारी हिंदी भाषा जो है उसे राजभाषा का दर्जा प्रदान है, जिसकी अभी अभी मैंने बात की थी। बिल्कुल संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक। बिल्कुल हम अब आगे अंतिम बात करते हैं कौन से पे, राष्ट्रभाषा पे। राष्ट्रभाषा क्या होती है, किसी राष्ट्र की संपूर्ण जनता या किसी राष्ट्र की अधिकांश जनता द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। परिभाषाएं बता रहा हूं, ये चीजों को ध्यान देना। किसी राष्ट्र की संपूर्ण जनता या अधिकांश जनता द्वारा प्रयुक्त भाषा को कौन सी भाषा कहा जाता है मित्रों, राष्ट्रभाषा कहा जाता है। हमारे भारत देश में न कोई निश्चित धर्म है न कोई निश्चित भाषा है। हमारे भारत में हिंदी को हम राष्ट्रभाषा कहते नहीं हैं। हमारे भारत में संविधान में कहीं इस हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। क्यों, क्योंकि संविधान में अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को बराबर का दर्जा दिया गया है। हिंदी को जो वरीयता प्रदान की गई है वह किसके रूप में सम्मान प्रदान किया गया, इसे राजभाषा का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। जो राजभाषा आयोग के अधिनियम 1963 की बात करें तो उसके साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग हम करते आ रहे हैं और अनिश्चित काल तक चलेगा। यहाँ से एक चीज मैं साहित्य वाले विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा जो यूजीसी नेट या एनटीए नेट की प्रिपरेशन करते हैं, स्कूल व्याख्याता की तैयारी करते हैं, वहां से उनके एक बताना चाहूंगा। कक्षा 11वीं में बिल्कुल एक पाठ चला करता है, फिर से सोचने की आवश्यकता है, भाषा संबंधी उल्लेख। हाँ बिल्कुल ये सब चीजें जुड़ती हैं हमारे पाठ्यक्रमों से। मैं
अच्छे लेवल तक लेके चल रहा हूं आपको। उद्देश्य यह नहीं है कि 10 पेज की बिल्कुल 10 पेज में 100 ट्रिक की व्याकरण पूरी पढ़ा दें और आप उसको ये सोचने लग जाएं कि हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम पूरा हो चुका और अब तो चयन हो ही जाएगा। मित्रों, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता कभी बिल्कुल छोटे रास्तों से नहीं मिलती है। ज़्यादा घूम कर आएगा उसे अनुभव ज़्यादा होगा। रास्ते की समझ उसे ज़्यादा होगी जिसने ज़्यादा घुमाव देखे हैं, ज़्यादा उलझने झेली हैं, ज़्यादा परेशानियों का सामना जिसे किया है, उसे अनुभव ज़्यादा होता है दोस्तों। तो उसकी हम बात कर रहे हैं क्या कि एक राष्ट्र की संपूर्ण जनता द्वारा या अधिकांश जनता द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा, प्रयुक्त की जाने वाली भाषा कौन सी होती है? राष्ट्रभाषा होती है। और जिस भाषा में राज्य का शासन संचालन किया जाता है, प्रशासनिक कार्य जिस भाषा में होते हैं, वह कौन सी भाषा होती है? राजभाषा। माता के मुख से सीखकर जो भाषा परिवार और समाज से विस्तार प्राप्त करती है, वह होती है मातृभाषा। और विचार आदान प्रदान के माध्यम को कहा जाता है भाषा, जिसका क्षेत्र क्या होता है? व्यापक। और यदि किसी विचार आदान प्रदान के माध्यम का क्षेत्र क्या हो? सीमित हो। क्या हो? सीमित हो, तो वह क्या बन जाती है? बोली बन जाती है। यहां तक की बात समझ में आ चुकी है दोस्तों। ये था कल और आज का जो अब तक का सारा ब्यौरा मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, केवल भाषा और हिंदी भाषा के विकास के संदर्भ में था। यहां से ध्यान रखना, ऐसा कोई भी विद्यार्थी जिसके किसी भी प्रकार की परीक्षा में हिंदी शब्द लिखा हुआ है, चाहे वो उसके पाठ्यक्रम में वाक्य शुद्धि वाला बिंदु ही क्यों न हो, उन सभी के लिए यह बातें बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं। अब आते हैं हम हमारे बिंदु की तरफ। कौन सा? बहुत अच्छे से समझना, व्याकरण। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं व्याकरण की तरफ। बिल्कुल दोस्तों, हमारी क्लास का यही समय निश्चित रहेगा और ये आप लोगों की मांग के अनुरूप ही रखा गया है। अब से हिंदी की कक्षाएं नियमित रूप से 9 बजे ही होंगी। 9 बजे मैं आपसे लाइव होकर जुड़ जाऊंगा जयपुर स्टूडियो से। आप सभी का एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं। गुरु पूर्णिमा की सभी को हार्दिक आभार और बधाइयां देता हूं। बिल्कुल ध्यान दें। अब हमारा बिंदु जो आरंभ कर रहे हैं वह कौन सा है? व्याकरण। समझिए इसको, बिल्कुल समझिए व्याकरण क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसका शाब्दिक विच्छेद क्या होता है। एक होता है संधि विच्छेद, एक होता है शाब्दिक विच्छेद। संधि विच्छेद अलग चीज होती है, शाब्दिक विच्छेद अलग चीज होती है। इन दोनों चीजों में अंतर होता है। संधि में बताऊंगा कि संधि विच्छेद किसे कहेंगे, और शाब्दिक विच्छेद की चर्चा हम करेंगे साहित्य कोश और शब्दकोश की उपयोग और पद्धति में। बिल्कुल, यह टॉपिक तो आपने सुना ही नहीं होगा, वापस से बोल रहा हूं। शब्दकोश और साहित्य कोश की उपयोग और पद्धतियां वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ाऊंगा ये बिंदु आपको। मित्रों, बहुत अलग अलग चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। ऐसे यूनिक चीजें आपके सामने रखूंगा कि आपने केवल सुना है, उनके बारे में कोई अनुमान ही नहीं होता। क्यों? एनसीईआरटी तक में भी उनका कोई उल्लेख नहीं होता है, लेकिन प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। गत बार की स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की बात की जाए तो 2 प्रश्न इस बिंदु में थे। कौन से में से? शब्दकोश और साहित्य कोश की उपयोग और पद्धतियां। तो ध्यान देना, हम बात करते हैं व्याकरण शब्द की। मैं सबसे पहले इसका शाब्दिक विच्छेद बता रहा हूं। ये जो व्याकरण शब्द है, ये वी योग आ योग करण से बना है। एक बात, सबसे छोटा प्रश्न, ऊपरी प्रश्न जो चालक परिचालक की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न। क्या? कि व्याकरण शब्द किन पदों का योग है? व्याकरण शब्द किन पदों का योग है? तो वी, आ और करण का। पहली बात। दूसरी बात आती है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ हम लेंगे क्या? भली भांति समझना। व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भली भांति समझना। किसी भी बात को भली भांति समझना क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। वापस से समझना इस बात को, मैं कह रहा हूं क्या? व्याकरण शब्द वी, आ और करण से बना है। व्याकरण शब्द वी, आ और करण से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है मित्रों? जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भली भांति समझना। क्या होता है? भली प्रकार से जानना। क्या होता है? भली प्रकार से समझना, जिसको हम कह सकते हैं। अब कैसे समझेंगे भली प्रकार से? परिभाषा क्या होगी सर? परिभाषा समझो इसकी। ये तो मैं केवल इस शब्द का अर्थ बता रहा हूं कि व्याकरण क्या होता है? वी, आ और करण से बनता है। शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। अब आती है बात किसकी? इसकी परिभाषा की, कि व्याकरण को हम परिभाषित करना चाहें तो इसकी परिभाषा क्या बननी चाहिए? इसकी वांछित या उचित परिभाषा क्या हो? व्याकरण शब्द को परिभाषित कैसे करें? ध्यान दें, व्याकरण की हम क्या पढ़ते हैं? पुस्तक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं मित्रों? पुस्तक पढ़ते हैं। आप चाहें तो इसको कह सकते हैं व्याकरण एक विधा है। क्या है? विधा। मैं पर्याय शब्द लिख रहा हूं। मैंने कल भी कहा था आपको कि मैं बहुत बार एक शब्द के अनेक प्रकार के शब्द लिखूंगा। ये आपको पर्यायवाची जो आपके शब्दकोश में है, जब हम अर्थ के आधार पर शब्दों के सार्थक शब्दों में जो प्रकार पढ़ेंगे, वहां पर इस बिंदु की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। समझना, इसे हम पुस्तक कह सकते हैं, एक विधा कह सकते हैं। व्याकरण को चाहो तो आप एक रचना कह सकते हो। क्या कह सकते हो?
रचना कह सकते हो, आप चाहो तो इसे एक कृति कह सकते हो, कृति। आप चाहें तो आप इसे कह सकते हो एक संस्करण है। क्या है? एक संस्करण है। और पाणिनि महोदय ने जो नाम दिया, मैं ये कह सकता हूं कि व्याकरण एक क्या है? ग्रंथ है। व्याकरण क्या है? एक ग्रंथ है। वापस से सुनना इस बात को, क्या कि व्याकरण शब्द को परिभाषा में हम बांधना चाहें तो सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना है क्या कि व्याकरण एक पुस्तक होती है, एक विधा होती है, एक ग्रंथ का नाम है, एक रचना का नाम है, एक कृति का नाम है या एक संस्करण का नाम है, जो मोस्टली हमें 3 बातें बताती है। कितनी बातें बताती है मित्रों? 3 बातों का ज्ञान प्रदान करती हैं। वो 3 बातें कौन कौन सी हैं? देखो, व्याकरण जो है यह वी आ और करण से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना, भली प्रकार से समझना। अब बात आती है क्या कि सर इसे परिभाषित कैसे करेंगे? इसे परिभाषित कैसे करेंगे? ध्यान दें, परिभाषित करने के लिए ध्यान देना है, व्याकरण हमें केवल 3 बातों की जानकारी प्रदान करता है। और वो 3 बातें कौन कौन सी हैं? वो 3 बातें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बात आती है, व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करता है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करता है। दूसरी बात, व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध लेखन का ज्ञान प्रदान करता है। हम किसी भाषा को प्रयोग में लेते हैं, किसी भाषा के शब्दों को हम प्रयोग में ले रहे हैं, तो उसमें मात्रात्मक या वर्तनीगत अशुद्धियां हैं या नहीं है, इस बात की जानकारी भी हमें कहां से प्राप्त होगी? व्याकरण से। और अंतिम बात, आज की क्लास को हम समाप्त करने से पहले इस परिभाषा को एक बार दोहरान करना चाहेंगे कि व्याकरण जो पुस्तक होती है हमें 3 बातें बता रही है। कौन कौन सी? एक तो भाषा का शुद्ध उच्चारण कैसे होगा, एक भाषा का शुद्ध लेखन कैसे होगा, और एक भाषा का शुद्ध प्रयोग कैसे होगा। और इन 3 बातों की जानकारी प्रदान करने वाली पुस्तक कह दो, ग्रंथ कह दो, विधा कह दो, रचना कह दो, कृति कह दो या संस्करण कह दो। अब एक परिभाषा के शब्दों में मैं बांधना चाह रहा हूं क्या कि व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। वापस से बोल रहा हूं, व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। इन 3 बातों की जानकारी प्रदान करने वाले ग्रंथ का नाम ही क्या होता है मित्रों? व्याकरण होता है। और इस व्याकरण को पढ़ने के लिए इसे 3 भागों में बांट के पढ़ा जाएगा। और वो 3 भाग कौन कौन से होंगे? एक तो होगा मित्रों वर्ण विचार, एक होगा मित्रों कौन सा? शब्द विचार, और एक होगा कौन सा मित्रों? वाक्य विचार। वापस से समझना, व्याकरण को समझने के लिए इसे हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। कल हमारा आते ही जो बिंदु आरंभ होगा दोस्तों, बिंदु का आज का मेरा लक्ष्य था कि हम वर्ण विचार तक पहुंच ही जाएंगे, लेकिन वर्ण विचार आरंभ करने का जो लक्ष्य था उससे हम थोड़ा देरी से इसलिए रह गए क्योंकि थोड़ा सा हमने इसको बहुत विस्तार से समझ लिया। कोई बात नहीं दोस्तों, आराम आराम से हमें पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल बिल्कुल आराम आराम से धैर्य के साथ समझें इसको। अभी तक अगर आपने उत्कर्ष का बिल्कुल टेलीग्राम ऐप ज्वाइन नहीं किया है तो वो ऐप ज्वाइन कीजिए ताकि आपको पीडीएफ प्राप्त हो सके। ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए ताकि आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में और ई बुक के रूप में आपको मिल सके। बिल्कुल अच्छे से समझना। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि नियमित रूप से हिंदी की कक्षाएं रात 9 बजे आरंभ होती हैं जो 10 बजे तक चलती हैं। बिल्कुल धैर्य के साथ पूरा पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो कल हमारा जो बिंदु होगा आते ही आरंभ कौन से बिंदु पर चर्चा करेंगे हम मित्रों? वर्ण विचार पर आरंभ करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार पुनः आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। जय सिया राम, राम राम जी। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app.